आपको 4 टॉपिक के बारे में मैंने पिछली क्लास में पढ़ाया था। आज जो मैंने आपको टॉपिक पढ़ाए हैं उसमें पहला जो है वो मृदा वायु के बारे में एक्सप्लेन किया है। दूसरा, मृदा विज्ञान की शाखाएं क्या क्या होती हैं उनके बारे में बताया है। तीसरा, मृदा का निर्माण कैसे होता है इसके बारे में बताया है। चौथा, मृदा परिक्षेपिका क्या होती है। इन 4 टॉपिक के बारे में मैंने आपको डिस्कस किया है, बताया है, समझाया है। बात समझ आ गई। अब एक बार जरा बेटा इनका मैं रिपीटेशन करता हूँ, दोहराता हूँ, जरा एक बार देखेंगे ढंग से। देखिए बेटा, सबसे पहली बात आती है कि मृदा वायु क्या है। बेटा अरे अगर वायु की बात करूं तो वायु क्या है? वायुमंडल। और वायुमंडल किसका मिश्रण है? विभिन्न प्रकार की गैसों का मिश्रण है। तो इसका मतलब क्या हुआ? मृदा वायु क्या हुआ कि मृदा में पाए जाने वाली विभिन्न प्रकार की गैसों के मिश्रण को मृदा वायु के नाम से जाना जाता है। क्लियर हो गया बात? क्या कि मृदा में पाए जाने वाली विभिन्न प्रकार की गैसों के मिश्रण को क्या कहते हैं? मृदा वायु कहते हैं। मृदा में पाए जाने वाली गैसें जैसे नाइट्रोजन, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे ऑक्सीजन पाई जाती है। नाइट्रोजन की मात्रा मृदा के अंदर 78% पाई जाती है, जो वायुमंडल में पाए जाने वाली नाइट्रोजन के बराबर होती है। समझ आ गई बात? दूसरा, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा मृदा के अंदर 3000 ppm तक पाई जाती है, जो लगभग 8 से लेकर 10 गुना बढ़ी है। बात समझ में आ गई? किसकी अपेक्षा बढ़ी है? वायुमंडलीय की अपेक्षा बढ़ी है। तीसरा, ऑक्सीजन। मृदा में ऑक्सीजन की मात्रा या ऑक्सीजन गैस की मात्रा 20.3% तक पाई जाती है, जो वायुमंडल में पाए जाने वाली ऑक्सीजन की तुलना में कुछ ही मात्रा में कम होती है। बात समझ आ गई? तो ये क्या कहलाती है? ये मृदा वायु के नाम से जानी जाती है। बेटा रे एक बात, यदि किसी भी मिट्टी में वायु की मात्रा, ध्यान से, यदि किसी भी मिट्टी में वायु की मात्रा 10% से कम है तो ऐसी मिट्टी के अंदर पौधों की जड़ों की वृद्धि क्या हो जाती है? रुक जाती है। बात समझ में आ गई? अब देखेंगे अगला जो टॉपिक है वो है मृदा विज्ञान की शाखाएं। देखिए, मृदा विज्ञान के अंदर मृदा की शाखाओं को 2 प्रकार से विभाजित किया गया। पहली जो शाखा है वो है पेडोलॉजी, दूसरी जो शाखा है वो है एडेफोलॉजी। एक बहुत ही टेक्निकल पॉइंट मैं दिया, ध्यान से सुनेंगे जरा एक बात, कि एग्रीकल्चर के अंदर आने वाले वे सभी शब्द, एग्रीकल्चर के अंदर आने वाले वे सभी शब्द जिनके पीछे कल्चर लगा हुआ होता है, वे सारे शब्द लैटिन भाषा के होते हैं। जबकि एग्रीकल्चर के अंदर आने वाले वे सभी शब्द जिनके पीछे लोगस या नोमस जैसे एग्रोनॉमी लगा रहता है, वे सारे शब्द कौन सी भाषा के होते हैं? ग्रीक भाषा के होते हैं। बात समझ में आ गई? तो बेटा, तो पेडोलॉजी और एडेफोलॉजी ब्रांचेस क्या है? देखिए, मृदा विज्ञान की वह शाखा जिसमें मृदा की उत्पत्ति, उसके वर्गीकरण का, उसके विभिन्न प्रकार के गुणों का अध्ययन करते हैं, वो मृदा पेडोलॉजी के नाम से जानी जाती है। जबकि एडेफोलॉजी मृदा विज्ञान की वह शाखा होती है जो पौधों का मिट्टी के उगने के साथ संबंध स्थापित करती है। कैसे? कि किस प्रकार का पौधा किस प्रकार की मिट्टी में सफलतापूर्वक उगाया जा सकता है। तो ऐसी शाखा क्या कहलाती है? मृदा विज्ञान की एडेफोलॉजी के नाम से जानी जाती है। अब अगली बात करेंगे बेटा, मृदा का निर्माण कैसे हुआ। देखिए, मृदा का निर्माण भौतिक एवं रासायनिक कारकों के द्वारा, भौतिक और रासायनिक कारकों के द्वारा चट्टानों या खनिज पदार्थों के टूटने, फूटने या बिखरने और विघटन से हुआ। बात समझ में आ गई? क्या
कि मृदा का निर्माण चट्टानों वो भौतिक और रासायनिक कारकों के द्वारा चट्टानों व खनिज पदार्थों के टूटने फूटने से व विघटन से हुआ है। क्या कहलाती है? मृदा निर्माण कहलाती है। या मृदा का निर्माण इस प्रकार से हुआ है। मृदा का निर्माण एक बहुत ही धीमी प्रक्रिया है। 1 इंच मिट्टी के निर्माण में लगभग 800 से लेकर 1000 वर्ष लग जाते हैं। कितने लग जाते हैं? लगभग 800 से लेकर 1000 वर्ष लग जाते हैं। बात समझ में आ गई बात? अब अगला जो टॉपिक बताया मैंने आपको, मृदा परिच्छेदिका क्या है? मृदा परिच्छेदिका व्हाट इज द सॉइल प्रोफाइल। मृदा में पाए जाने वाली वे समानांतर सतहें जो एक निश्चित गहराई तक खोदी जाती है वो क्या कहलाती है? मृदा परिच्छेदिका के नाम से जानी जाती है। इसमें एक वर्ड आता है बेटा कि सॉइल होरिजन क्या है? वे समानांतर सतहें जो एक निश्चित गहराई तक खोदी गई थी। अब जो सतह हमें मिली है, यानी कि कहीं पर कुछ और मिलेगी, कहीं पर कुछ और मिलेगी, तो वो क्या कहलाती है? सतह वो संस्तर के नाम से जानी जाती है। मृदा परिच्छेदिका के अंदर संस्तर मुख्य रूप से 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा? पहला O होरिजन, दूसरा A होरिजन, तीसरा B होरिजन, चौथा C होरिजन, पांचवा R होरिजन। बेटा रे इसको याद करेंगे नीचे से, नीचे समझेंगे कैसे समझेंगे इसको देखें एक बार। R को कहते हैं रिगोलिथ। R को क्या कहते हैं? रिगोलिथ। यही मृदा का निर्माण करता है। ये क्या करता है? मिट्टी का निर्माण करता है। ऐसा संस्तर है जो मिट्टी का निर्माण करता है, वो क्या कहलाता है? रिगोलिथ कहलाता है। ठीक है। अब निर्माण किसने किया? A ने किया, B ने किया और C ने किया। तो A प्लस B प्लस C संस्तरों के संयुक्त रूप को क्या कहते हैं? रिगोलिथ के नाम से जाना जाता है। बात समझ आएगा बेटा? अब देखें, अब C संस्तर क्या होता है? वह संस्तर जो A और B संस्तर के नीचे पाया जाता है। पाया जा रहा है नहीं पाया जा रहा? वह संस्तर जो A और B संस्तर के नीचे पाया जाता है, ऐसा संस्तर C संस्तर कहलाता है। और इस प्रकार का संस्तर बहुत ही अल्प विकसित यानी कि कम मात्रा में विकसित संस्तर। समझ में आ गई बात? और इसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के कार्बोनेट जमा होते हैं। B संस्तर को वॉशिंग इन के नाम से जाना जाता है। A संस्तर को वॉशिंग आउट के नाम से जाना जाता है। और O संस्तर को वह संस्तर होता है जो मृदा का सबसे ऊपरी संस्तर है, जो मुख्यतः जंगल की मिट्टी में पाया जाता है। जबकि जो एरेबल सॉइल्स होती है या जो खेती करने वाली मृदाएं होती हैं, उसके अंदर इस प्रकार का O होरिजन या O संस्तर अनुपस्थित होता है। बात समझ में आ गई क्या? अरे क्लियर हो गई क्या? और जो A और B होरिजन है, इसको वॉशिंग आउट वह संस्तर जिसमें पोषक तत्व निक्षारित हो जाते हैं, वह A संस्तर के नाम से जाना जाता है। और जो पोषक तत्व निक्षारित का मतलब होता है जल के साथ बहकर पौधों की जड़ क्षेत्र के नीचे चले जाना। और जब पोषक तत्व बहकर इस संस्तर के द्वारा जल की प्रक्रिया से इस संस्तर में जो पोषक तत्व बह जाते हैं और जिस संस्तर में जाकर जमा हो जाते हैं, वह संस्तर B संस्तर के नाम से जाना जाता है, जिसको वॉशिंग इन या सबसॉइल के नाम से जानते हैं, इसको वॉशिंग आउट के नाम से जानते हैं। क्लियर हो गई बात?